तो नेक्स्ट हम लोग आज देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बट ये है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को समझने के लिए अब सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, मैग्नीट्यूड। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग क्या लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी है, इस मैग्नीट्यूड को हम लोगों को समझना है। तो जैसे अभी हम यहाँ पर एक नंबर ले रहे हैं, चलो हमने ले लिया 10 मीटर। ठीक है, अब 10 मीटर में अब ये बताइए मैग्नीट्यूड कौन है। तो मेन क्या होता है कि ज्यादातर आंसर किस चीज का आता है, 10 का। तो नहीं, 10 अकेला मैग्नीट्यूड नहीं है। 10 और m दोनों मिल करके 10 मीटर मिल करके क्या बनाते हैं, मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड की वो ये होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिलाने के बाद ही मैग्नीट्यूड बनती है। अब आप सोचेंगे अगर हम m नहीं भी लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अभी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करोगे तो आगे चल करके इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब आप गलतियां कहीं और करेंगे और उसका जो रिजल्ट है कहीं और देखने को मिलेगा। अभी मैं इस बात को प्रूफ करूंगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और उसका नुकसान कहाँ कहाँ पे, ड्रॉबैक कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। जैसे आपने फोर्स पढ़ा है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और F इज इक्वल टू होता क्या है, ma, मतलब m और क्या हो गया, वेक्टर a, यही होता है। अब कुल मिलाकर के ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी सपोज करिए कि हमने F इज इक्वल टू क्या ले लिया, चलो हमने ले लिया 10 न्यूटन, बट ये इतनी हमने क्या बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिल करके मैग्नीट्यूड बनाते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गई। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट्स करने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है, डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन के लिए वेक्टर में क्या होता है कि 3D में की बात अगर हम करें तो ये x, y और z, x के अलॉन्ग हम लोग क्या लेते हैं, i कैप, y के अलॉन्ग क्या लेते हैं, j, और इसके अलॉन्ग क्या लेते हैं, k कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई जे के का हम यूज करते हैं। चलो हमने क्या किया, इसके लिए सपोज कर लिया कि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल टू, चलो हम इसका भी ले लेते हैं 10 और क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी भी डायरेक्शन क्या हुआ, आई ले लिए। अब जरा देखो आपके अकॉर्डिंग, आपने कहा कि 10 जो है ये मैग्नीट्यूड है। देखो ये दोनों में 10 क्या है, सेम है, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या हुई, 10 इसकी आपके अकॉर्डिंग, और यहाँ आई भी सेम है, दोनों के दोनों सेम है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अब ये होना क्या चाहिए, अगर हम m को इग्नोर कर रहे हैं, m को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। ठीक है, तो 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वेक्टर f इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a, बट क्या ऐसा होगा, g नहीं। क्यों? अगर ऐसा होगा, F इक्वल टू क्या होता है, ma, तो न्यूटन क्या करेंगे, तुम लोगों को जहां पाएंगे ना वहां पकड़ पकड़ करके जंप मारेंगे। क्यों मारेंगे, वो कहेगा इतनी मेहनत से मैंने F इक्वल टू ma फार्मूला डिराइव किया और आप लोग m को गायब कर दिए। अब कुछ लोग होशियार लोग होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं वो कहते हैं m की वैल्यू हम 1 ले लें, तब तो F इक्वल टू a हो जाएगा। भाई आप m के लिए कुछ ना कुछ सपोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने उसको इग्नोर कर दिया। आपने m की वैल्यू 1 लिया, तभी जाकर के F इक्वल टू a हुआ। मतलब नहीं समझे, मतलब अगर 1 नहीं लेंगे तो F इक्वल टू a नहीं होगा। मीन्स m के लिए आपने कोई न कोई वैल्यू चूज किया, भले ही वो 1 ही क्यों ना हो।
बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम मिस्टेक अगर यहाँ पर करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका नुकसान हमें कहीं ना कहीं बड़ा देखने को मिलेगा। जैसे अभी आगे चल करके आपको जो मैथमेटिकल पोर्शन हम सिखाएंगे तो वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे चेन रूल। क्या पढ़ाएंगे? चेन रूल। और ये जो चेन रूल है ये डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है। अगर आप जिस टाइम पे इसको पढ़ाया जा रहा है उस टाइम पर आपने चेन रूल को अच्छे से नहीं समझा तो होगा क्या कि आपको एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी समझ में नहीं आएगा, वहां भी डिफरेंशिएशन करना है। आपको वेव भी समझ में नहीं आएगी। अब एसएचएम और वेव में डिफरेंस क्या है? एसएचएम में सिंगल पार्टिकल्स की बात करते हैं और वेव में ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। और यही नहीं है, 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, वहां भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, एसी वाले चैप्टर में आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ पर चेन रूल को इग्नोर किया या चेन रूल को अच्छे से नहीं सीखे तो आगे चल करके कई सारे चैप्टर में इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। मीन्स क्या हुआ कि हम किसी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, हर चीज को समझते हुए अच्छे से चलेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इस तरीके से क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो है 10 और m ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड हैं। हाँ, ये बात अलग की है। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? c अपान v। अब जब म्यू इज इक्वल टू c अपान v तो c क्या थी? स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है भाई? ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया तो इसके पास कोई यूनिट होगी? नहीं होगी। ऐसे कैसे जगह बनते हैं तो वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू आप ले सकते हो क्योंकि उसके पास यूनिट नहीं है। बट जहां पर यूनिट है वहां पे हम यूनिट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई? जैसे इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा तो ये क्या होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने की वजह से ये जो है क्या हो गया, यहाँ पर यूनिट नहीं आएगी। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे केवल और केवल आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ही देखने को मिलेगी। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है, तो अब क्लियर हो गया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हमें पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को साथ में ही लिखना होगा। मतलब मैग्नीट्यूड किन किन चीजों से मिलकर बनती है? न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। दोनों चीजों को कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब लिखते हो तो हर काम करने की अपनी एक ट्रिक होती है, साइंस होती है। तो वैसे ही किसी भी नंबर को लिखने की एक साइंस होती है और उसको हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक मेथड। क्या बोलेंगे? साइंटिफिक मेथड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो साइंटिफिक मेथड क्या होगा? साइंटिफिक मेथड ऑफ मैग्नीट्यूड ये कह लेते हैं। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? साइंटिफिक मेथड ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को साइंटिफिकली लिखने के लिए क्या यूज करेंगे? साइंटिफिक मेथड ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या है? यही तो है, साइंटिफिक मेथड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। और साइंटिफिक मेथड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। चलो कोई बात नहीं है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को साइंटिफिक मेथड से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को साइंटिफिकली लिखने का तरीका क्या होता है, तो इसको आप समझिएगा थोड़ा सा डिटेल में। तरीका क्या है? जैसे अभी हम कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने ले लिया 34750। ठीक है, अब ये नंबर हमें गिवन है। तो अगर ये नंबर गिवन है तो इस नंबर को हमें क्या करना है? साइंटिफिक
नोटेशन में लिखना है, मतलब साइंटिफिक मेथड्स के अकॉर्डिंग लिखना है। इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मेथड कहें या फिर क्या कहें, नोटेशन कहें। तो साइंटिफिक नोटेशन में या साइंटिफिक मेथड से लिखने का तरीका क्या होता है? तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होती है उसके राइट साइड में हम डेसिमल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेसिमल। अब जरा देखो, यहां पर अगर हमें डेसिमल यूज करना है 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो इसके लिए इसका एक मेथड हम क्या करेंगे, 4 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई और 4 जीरो वाले नंबर से डिवाइड कर दिए। तो हमें तो ये बात पता है पहले से कि जो नीचे वाले जीरोज होते हैं इनकी वजह से ऊपर वाले नंबर्स में, न्यूमरेटर वाले नंबर्स में डेसिमल पॉइंट बढ़ते हैं और ये डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं। ये डेसिमल, नीचे वाले जीरोज डेसिमल बनाते हैं और ये डेसिमल को हटाते हैं। हटाने का मतलब क्या हो गया कि ये राइट साइड में ले जाएंगे। तो चलो देखो, इनके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 पॉइंट के बाद हम जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। तो ये नंबर आपका हो गया 3.4750। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 4। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। अच्छा चलो, अभी यहीं पर हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे दूसरा नंबर हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया कि चलो हमने ले लिया 4370। हम कोई छोटा नंबर ले लेते हैं। तो अगर हमने 4370 ले लिया, ठीक है, अब इसको आप जो है साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा। तो डेसिमल जब यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा तो यहाँ कहीं डेसिमल दिख नहीं रहा है, तो इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ा दो, ये डेसिमल नंबर बन गया। अब ये डेसिमल हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कराना है। कितना, 1 2 3। तो क्या करोगे, 1 2 3, 3 जीरो वाले नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। नीचे वाला जो हमारा जीरो वाला नंबर है ये क्या करता है, डेसिमल को शिफ्ट कराता है। तो ये बेटा हो जाएगा 4.3700 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग रूल बना लेते हैं। रूल क्या बना लेते हैं कि अगर हमें डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कराना है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। अब ऐसे ही चलो कोई दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, 0.3452 ऐसा हमने कोई नंबर ले लिया। ठीक है, अब इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो अब क्या हो गया कि यहां से कितने डिजिट आपको शिफ्ट कराना है, एक ही डिजिट तो शिफ्ट कराना है। 3 और 4 के बीच में डेसिमल लाना है। तो जब 3 और 4 के बीच में डेसिमल लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। ऊपर वाला 10 यहाँ यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.452 और अपान कितना, 10। अब ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगी, तो ये हो गया 3.452 इंटू 10 की पावर कितना, -1। तो यहाँ से आइडिया हमें क्या लगा, हम अपने अकॉर्डिंग रूल भी बना सकते हैं। उससे बेस्ट रूल यही है कि जितना डेसिमल आपको लेफ्ट राइट शिफ्ट कराना है उतने जीरोज वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वो बेटर है। बाकी ये रूल भी आप ऐसा भी आप रूल बना सकते हो कि अगर डेसिमल को हमें राइट साइड शिफ्ट कराना है तो पावर माइनस में बढ़ेगी, और अगर डेसिमल को राइट से लेफ्ट ले जाना है तो पावर जो है वो पॉजिटिव में, 10 की पावर पॉजिटिव में रेज होगी। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हटा दें। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसकी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो हम बेसिक डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, the order of magnitude of a physical quantity, of a physical quantity is the power of 10 when the quantity is expressed in the, when the quantity is expressed in the power of 10, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होती है, वो 10 की पावर होती है, लेकिन कब, जब उस क्वांटिटी को 10 की पावर के टर्म में लिखा गया हो। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो क्वांटिटी है, ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये केवल अप्रॉक्सीमेट आइडिया देती है क्वांटिटी की। क्या देती है, मतलब जो मैग्नीट्यूड, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इससे हमें क्या पता चलता है, अप्रॉक्सीमेट आइडिया। किसी भी क्वांटिटी का एक अप्रॉक्स, मतलब इससे एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चलती है। ये क्या हमें बताती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब आप नहीं समझ, आप समझो ऐसे, जैसे अभी सपोज करिए कि आप हैं, आपसे किसी बच्चे ने कहा, या आपने किसी बच्चे से कहा कि मेरे पापा जो हैं 1 लाख रुपए पर डे कमाते हैं, और आपसे किसी दूसरे बच्चे ने कहा कि मेरे पापा 1000 रुपए पर डे कमाते हैं, तो इससे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। बट आप वहीं पर कहो कि आपके पापा से हमारे पापा 100 गुना ज्यादा कमाते हैं, तो क्या हुआ, मतलब एक क्या आ गई, फीलिंग आई। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि हमारे पापा, उसने कहा मेरे पापा 1000 डेली कमाते हैं, आपने कहा मेरे पापा 1 लाख डेली कमाते हैं, इससे बहुत ज्यादा फील कुछ नहीं हुआ। बट वहीं पर जैसे आपने कहा कि नहीं, जितना तुम्हारे पापा कमाते हैं उसके कंपेयर में हमारे पापा 100 गुना ज्यादा कमाते हैं, तो क्या हो गया, एक क्या आ रहा है, एक फीलिंग आ रही है। तो जो ऑर्डर है, क्या चीज है, ऑर्डर। तो जो ऑर्डर है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया देती है, फीलिंग देती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में ये नहीं बताती है। जैसे अभी सपोज करिए कि हम कोई यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि हमने ले लिया 9.84, ठीक है, और हम कोई नंबर ले रहे हैं, सपोज करिए 4321, हमने ऐसे ले लिया। अब इसको अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना है, 4000 है। तो ये अप्रॉक्सीमेट क्या हुआ, 1000 टाइम्स गया ना, तो ये 1000 टाइम्स हो गया। तो कहने का मतलब इस 10 के कंपेयर में, या ऐसे छोटा नंबर ले लो, मतलब ये 432 ले लिया हमने, तो 432 है, तो ये इसके कंपेयर में कितना है, नहीं तो 400 है ना, तो 400 का मतलब क्या समझोगे, इसको चलो हम मान लेते हैं 400 है, और ये कितना है, 10 है,
तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान लिए 400 है। अब 10 और 400 में कितने का डिफरेंस है? 40 टाइम्स का। कितने का? 40 टाइम्स का। तो अब आप यहाँ पे क्या बताओगे कि जितनी तुम्हारी वैल्यू है उसकी 40 टाइम्स ज़्यादा मेरी है। इसमें एक फीलिंग आ रही है। बट अगर आप कहते तुम्हारी वैल्यू 9.84 है, हमारी वैल्यू 432 है, तो इसमें कोई खास फीलिंग नहीं आती है। मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है ये आपको केवल उसके बारे में फील कराती है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसका एक अप्रॉक्सीमेट आइडियाज देती है, कोई एग्जैक्ट या परफेक्ट आइडिया ये नहीं देता है। ठीक है। अब जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी भी नंबर का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और ऑर्डर, देखो दो बातें हैं, अभी हम दोनों आपको करके दिखाएंगे। तो किसी भी नंबर के ऑर्डर को और किसी भी नंबर के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसका मेथड हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है। तो मेथड क्या होगा ये समझ लो। तो मेथड क्या है? सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस द क्वांटिटी। क्या करोगे? एक्सप्रेस द क्वांटिटी, जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्सप्रेस द क्वांटिटी एज a इंटू 10 टू द पावर क्या? b। a इंटू 10 की पावर b के टर्म में लिखिए। अब a और b क्या है? तो यहां पर देखो, वेयर जो a है ये बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 1 और लेस देन क्या होगा? 10। और साथ ही साथ बेटा जी जो b है ये b क्या होगा? b इज 0 और एनी पॉजिटिव और एनी नेगेटिव नंबर। मीन्स क्या हुआ कि जो b की वैल्यू है ये 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर बात हुई यहां तक कि नहीं हुई? चलो, अब दूसरा मेथड इसका क्या है? अगर a की वैल्यू, इफ a इज लेस देन और इक्वल टू 5, अगर a की वैल्यू 5 है या 5 से छोटी है, देन इट इज टेकन एज 1। मतलब a के रिप्लेस में क्या ले लोगे? 1 ले लेंगे। अब अगर आपके a की वैल्यू, इफ a इज ग्रेटर देन 5, अगर a की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है, देन इट इज टेकन एज क्या? 10। तो इसके रिप्लेस में हम क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे। चलो एक दो एग्जाम्पल हम इस पे कर लेते हैं तो अभी ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे अभी आप समझिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि यहाँ पे हम एक कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लाते हैं। जैसे अभी हम आपसे कहें कि डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन क्या और डायमीटर ऑफ अर्थ, तो जो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन है और जो आपका डायमीटर ऑफ अर्थ है, तो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन, डायमीटर क्या है? हाइड्रोजन का डायमीटर क्या होगा? एक बहुत छोटा होगा, और पूरे अर्थ के डायमीटर की बात करें तो बहुत बड़ा होगा। अब इनके ऑर्डर में जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग अभी देखते हैं। द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन, तो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन इज 1.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस का क्या आ गया? 10 मीटर। चलो अब यहां से देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक,
समझिएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेथड क्या है, सबसे पहले इसको a इंटू बी 10 की पावर b के टर्म में कन्वर्ट करिए। तो यह नंबर ऑलरेडी आपका क्या है, a इंटू 10 की पावर b के टर्म में है ही, तो उस कुछ करने नहीं है। अब फिर दूसरा क्या देखना है, a इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहां पर क्या कहोगे, एज या बिकॉज 1.06 इज लेस देन किससे, 5, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, इट इज टेकन, इसको क्या करते हैं, टेक करते हैं, देयरफॉर इट इज टेकन एज क्या, 1। इसको हम क्या ले लेंगे, 1। सेकंड रूल यही कह रहा है, अगर 5 से छोटा है तो a को क्या ले लोगे, 1। अगर 1 ले लेंगे तो ऑर्डर बताओ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ किसका, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर कितना, -10 मीटर। अब इसकी हम लोगों को क्या फाइंड करनी है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोगों को फाइंड करना है तो जरा समझिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन क्या हुई, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज पावर ऑफ 10। तो 10 की पावर कितना है, तो ये 10 की पावर, अच्छा इसकी कोई यूनिट होगी, क्यों, क्योंकि पावर की कोई यूनिट नहीं होती है। ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वही जो एग्जांपल हम लोगों ने अभी बोला था। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ इज कितना है, तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा 7 मीटर। चलो इसको चेक करो। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें बेटा जी, तो ये हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये हो गया कि देखो एच क्या कहेंगे, बिकॉज जो 1.28 है ये क्या है, 5 से छोटा है, बिकॉज 1.28 इज लेस देन 5, देयरफॉर, ठीक है, इट इज टेकन एज क्या, 1। इसलिए हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, 1। और अगर 1 लेंगे तो ये ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर कितना, 7 मीटर। 7 क्या हो जाएगा, मीटर। अब इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बहुत डिफरेंस है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये कितना आ गया, पावर ऑफ 10, तो ये आ गया 7, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 7। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन एंड कितना, अर्थ। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्या, अर्थ। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया, इसका कितना है, 7 माइनस कितना, -10। मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में 7
प्लस 10 दैट इज, तो दोनों के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, 17 का डिफरेंस है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रोजन, जो अर्थ का डायमीटर है वो कितने टाइम्स बड़ा है, 10 की पावर 17 टाइम्स। किससे, हाइड्रोजन के डायमीटर से। अभी भी नहीं क्लियर हुआ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ क्वांटिटी। यहां से हम क्या पता लगाते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो गैप है, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसका ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है। तो दोनों क्वांटिटी के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, 10 की पावर 17, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, पावर ऑफ 10 होती है। मतलब दोनों के बीच में 10 की पावर 17 का गैप है। मतलब एक इतना छोटा है तो एक उतना बड़ा है, इतना गैप होता है। तो इससे केवल एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये क्या आइडिया मिला, अप्रॉक्सीमेट आइडिया हुआ कि ऐसा होता है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं, और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे लेस वाला तो हमने कर लिया था, एक जो है हम लोग कर लेते हैं लार्जर वाला। तो चलो कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो हम ले रहे हैं कोई भी एग्जाम्पल, चलो एनसीईआरटी से ही उठाते हैं। तो एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -30 kg। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि बिकॉज जो 9.1 है ये ग्रेटर देन क्या हुआ, 5, और अगर 5 से ग्रेटर है तो ये वाला केस लगेगा, मतलब इसका क्या लिया जाएगा। तो देयरफॉर इट इज टेकन एज क्या, 10। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 लेंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ऑर्डर हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये बेटा जी क्या होगा, ये पावर 1 है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 -31 kg। दैट इज, इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -30 kg। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा -30 यूनिट। पावर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका इतना रहा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर हम तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स और इसमें मैथमेटिकल इतना क्या आ रहा है। तो ये मैथ नहीं है, ये एक्चुअल में फिजिक्स ही है। और इसके बेसिस पर नीट में भी और जेईई में भी कई बार कई चैप्टर से उठा करके क्वेश्चन पूछे, ग्रेविटेशन में उठा करके पूछ लिया, ठीक है, कि इस क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में भी इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए गए, कई जगह पूछे गए हैं। तो वो जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक ये पूरी बुक में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही। वो कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा आप कि ये सॉल्व करिए और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब वो उसका अप्रॉक्सीमेट आइडिया पूछ रहा है। वो जब जहाँ आएगा जिस क्वेश्चन में, वहाँ बता दिया जाएगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ये पढ़ाया था और ये देखो इसका यूज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या, राउंड ऑफ। किसका राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ अ डिजिट। ठीक है, तो हम हेडिंग क्या लगाएंगे, इसको हटा दे पहले। हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे, ठीक है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ
अ डिजिट, ठीक है। किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1, इफ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटी है, लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, देन द प्रीसीडिंग digit left unchanged, मतलब क्या हो गया, उसके पहले वाली जो डिजिट होगी जिसको आप राउंड ऑफ करने जा रहे हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं, हमने ले लिया 4 3 7 2 4, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करना चाहें 4 को, तो ये 4 क्या है, 5 से छोटा है, ये लेस देन 5 है। तो अगर हम 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू क्या होगी, 4 3 7 2, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, इसको क्या बना देंगे, राउंडेड ऑफ, ठीक है। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज। तो 4 के पहले क्या था, 2 पे कोई चेंज नहीं आया। चलो हम रूल नंबर 2 देख लेते हैं। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5, अगर ये 5 से ग्रेटर है तब क्या होगा, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि उससे पहले वाले डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 3 7 4 6, ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 6 को राउंड ऑफ करना है, मतलब यहां से हटाना है, एक तरीके से रिमूव कर देना है। तो अब जैसे 6 को हटाओगे तो 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो जब 5 हटेगा तो यहाँ पर 1 इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 2 3 7 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 देखो। रूल नंबर 3 ये है कि इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, वो एग्जैक्टली 5 हो, इफ द digit to be rounded off is 5, अगर जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हो वो डिजिट आपकी क्या है, 5 है, तब क्या होगा, then preceding digit, then the preceding digit is increased by 1, preceding digit is increased by 1 if left digit is odd,
if it is increased, preceding digit is increased by 1, It is odd. if by 1 if it is odd and is left, बचती है कब, जब ये इवन होगी। तो एंड इट इज ऑड एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, इफ इट इज इवन। ठीक है, ये हमारे रूल हो गए। तो चलो समझो, देखो क्या होगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे ले लो 2 4 3 2 3 4 5 हमने ले लिया, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 3 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये वाली जो डिजिट है ये है क्या, इवन, और ये वाली जो डिजिट है ये क्या है, ऑड। अब रूल को समझो, तीसरा रूल क्या कह रहा है, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, मतलब जिस डिजिट को तुम्हें राउंड ऑफ करना है वो क्या है, 5 है। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये 1 इंक्रीज हो जाएगी, तब इंक्रीज होगी जब प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो, ऑड। जैसे ये क्या है, ऑड है, 5 को हमें राउंड ऑफ करना है और 5 के पहले वाली डिजिट क्या है, ऑड है, तो ये एक इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा। और वहीं पर ये क्या है, इवन है, तो इवन होने की वजह से इस पर कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स ये क्या लिखी जाएगी, 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कल हम लोग जो है इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे।